स्वागत है आप सबका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। अभी मैं हूँ बेंगलोर के कैंगेरी में और मैं जा रहा हूँ ऊटी। ऊटी बेंगलोर से यानी कि कैंगेरी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे पहुँचने में 6 से 7 घंटा लगेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऊटी जाते वक्त कौन से बेस्ट अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं एंड टोल चार्जेस कितने लगते हैं। इसके अलावा रूट की डिटेल्स भी दूँगा। दरअसल बेंगलोर से मैसूर जाने के लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रूट है वो है NH-275, जो कि एक एक्सप्रेसवे भी है। अब एक्सप्रेसवे में जाने के लिए आपको कैंगेरी तक आना पड़ता है। यहाँ पर आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से भी आ सकते हैं थ्रू नाइस रोड, या फिर डायरेक्ट कैंगेरी इंटर सिटी होके आ सकते हैं। यहाँ से जो मैसूर का डिस्टेंस है वो लगभग 133 किलोमीटर है, जिसे पार करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और इसलिए ब्रेकफास्ट हम ऑन द रूट ही करेंगे। ऑन द रूट वैसे अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस देखे होंगे तो मैं होटल काडम्बा को चूज़ करता हूँ, पर इस बार कुछ नया ट्राई करने वाले हैं और रीज़न क्या है वो भी मैं आपको रूट में बताऊँगा। अब थोड़ा ट्रैवलिंग रूट की बात कर लेते हैं। वैसे बेंगलोर से ऊटी जाने के मोस्टली एक ही मेन रूट है और जो आगे जाके डिवाइड होता है। तो आज हम जाने वाले हैं बेंगलोर यानी कैंगेरी से मैसूर, फिर मैसूर से गुंडलुपेट से बंदीपुर एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को क्रॉस करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है, एक तो मसीनागुड़ी, दूसरा गुडलूर। एंड देन आप वहाँ से ऊटी जा सकते हो। मसीनागुड़ी की तरफ से जाने पर आपको थोड़ा कम डिस्टेंस पड़ेगा, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारे हेयर बेंड्स क्रॉस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत सारे ड्राइवर्स के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। एक थ्रिल एक्सपीरियंस है। वहीं अगर आप गुडलूर से होकर जाते हो तो आपको 20 से 30 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, लेकिन इसके भी अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कम से कम 6 से 7 तो व्यू पॉइंट्स ही हैं जो आप कवर कर सकते हो ऑन द रूट। तो आपको मैं आज गुडलूर की तरफ से लेके चलता हूँ और देखते हैं हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। और ये आ गया इस रूट का पहला टोल। इस रूट में यानी कि बेंगलोर से मैसूर जाने के लिए जो एक्सप्रेसवे है, इसमें आपको 2 टोल गेट मिलेंगे, जहाँ पर ये पहला बिदड़ी का है। बिदड़ी का जो टोल है यहाँ पर आपको लगभग 175 रुपये चार्जेस हैं कार की 1 साइड का। और जो दूसरा रूट है वो श्रीरंगापटना के पास आएगा, वहाँ पर 180 चार्जेस है, यानी कि कुल मिला के 180 + 175 है, एक तरफ का ही है। वैसे अगर मैं आपको रेस्टोरेंट की बात करूं, यानी कि NH-275 पर बेंगलोर से मैसूर आते वक्त आपको जो रेस्टोरेंट के लिए जो स्टॉपिंग हब्स है वो बहुत ही कम है, और इसमें भी अगर आपको चूज़ करना पड़े तो ऑप्शंस बहुत ही कम रहते हैं। तो मैं आपको 2 ऑप्शंस बताऊंगा। एक तो काडम्बा वेज जो कि बिदड़ी में है, और दूसरा चन्नापटना में है जो अभी आने वाला है, जिसमें जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है पाकासाला। वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो ये 2 आप चूज़ कर सकते हो। पाकासाला के बाद भी 1-2 हैं, लेकिन आई थिंक ये दोनों चूज़ करना बेस्ट रहेगा। अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते हो और आपको इतना जल्दी सुबह नाश्ता नहीं करना है, देन आई थिंक पाकासाला विल बी अ गुड ऑप्शन। तो अभी हम पाकासाला में रुकने वाले हैं, जहाँ पर एक डिवाइडर है, मतलब कि रोड से हम सर्विस रोड पे आएंगे, फिर वहाँ पर ही उनका होटल है एंड वहीं पर ही हम नाश्ता करेंगे, एंड देन अगेन विल गो बैक टू ऑन द रूट टुवर्ड्स ऊटी।
पाकासाला की जो पार्किंग है वो बहुत ही बड़ी है, यानी कि एक डेडिकेटेड उनके पास स्पेस है पार्किंग के लिए, जहाँ पर अपना गाड़ी लगा सकते हो। इस होटल का फूडिंग टेस्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसका जो वॉशरूम है वो भी नीट एंड क्लीन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो नाश्ता करके वापस हम आ चुके हैं NH275 पर, और जो डिवाइडर है वो बहुत ही पास था, तो बहुत ही ईजिली आप मेन रोड से यानी कि NH275 से सर्विस रोड पे जा सकते हो और वापस आ सकते हो। अब बारी है यहाँ पर जो दूसरा टोल गेट है यानी कि श्रीरंगापटना के पास, जिसका चार्जेस 180 रुपीज़ है उसको क्रॉस करने का, एंड उसके बाद हम पहुँचेंगे मैसूर। तो इसको पहले पार करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैसूर की जंक्शन पे। अब यहाँ से मैसूर स्टार्ट होता है, यानी कि आप यहाँ से अगर स्ट्रेट जाते हो तो आप मैसूर सिटी की तरफ से होते हुए निकलोगे। पर अब हम, क्योंकि हमें ऊटी जाना है तो हमें थोड़ा टाइम बचाना है, इसलिए हम सिटी ट्रैफिक से ना होकर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, जो कि एक रिंग रोड है, यानी कि आप बाईपास भी बोल सकते हो, जो कि लगभग खाली रहती है। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू सिटी की तरफ से, लेकिन ट्रैफिक नहीं होती है, तो आप एक्चुअल में कम टाइम पर पहुंच सकते हो उस जंक्शन पे जहाँ से आप गुंडलूपेट के लिए निकलोगे। तो आप किधर से भी जाओ, आपको गुंडलूपेट वाली जंक्शन पर आना ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अभी लेफ़्ट लेंगे और बाईपास की तरह इस रोड को यूज़ करेंगे गुंडलूपेट जंक्शन तक पहुँचने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैसूर गुंडलूपेट रोड जंक्शन पे, और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है गुंडलूपेट का वो लगभग 55 किलोमीटर्स है, जिसे पार करने में शायद 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। अब ये शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि यह रोड ज़्यादातर 2 वे है एंड थोड़ा क्राउडेड होता है, तो आप स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। क्योंकि क्राउडेड होता है तो आपको थोड़ा केयरफुली भी ड्राइव भी करना है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको रोड कंडीशंस। और ये आ गया टोल गेट, जो कि बेंगलोर से मैसूर जाने का तीसरा टोल गेट है, और ये गुंडलूपेट वाला जो रोड है उसका टोल गेट है, जिसका चार्जेस 60 रुपये है एक तरफ का।
फिलहाल हम पार कर रहे हैं नंजनगुड़, जो कि एक बड़ा सी टाउन है और ये मैसूर एंड गुंडलुपेट के बीच में आता है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा जो भी लोग ऊटी जाते हैं वो सनफ्लावर गार्डन में जाते हैं और वहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, फिर वहाँ से ऊटी जाते हैं। तो ये जो सनफ्लावर गार्डन है ये बेसिकली गुंडलुपेट में ही होता है। तो गुंडलुपेट जाने से पहले आपको लेफ़्ट राइट दोनों तरफ सनफ्लावर्स के फार्मिंग्स दिखेंगे, लेकिन आप सब में नहीं जा सकते हो। ज़्यादातर लोग तो मतलब उसको बंद करके रखते हैं जाली लगा के। कुछ लोग हैं जहाँ पर ये ओपन रहता है और शायद वो चार्जेबल भी है। आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ से लेते हैं और वो अलाउ करते हैं आपको जाने के लिए। तो अभी हम जाते हैं, अगर कहीं खुला होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत सारे सनफ्लावर के फील्ड्स पार करने के बाद हमें फाइनली एक फील्ड मिला जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना सुंदर दिखता है। स्पेशली अगर आप इसको सुबह का टाइम पार करते हो ना तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। हालांकि आज थोड़ा क्लाउडी है बट स्टिल आपको दिखाना चाहूँगा। तो सनफ्लावर के फील्ड से निकल के अभी हम आ चुके हैं वापस रोड पे और अभी हम पहुंचने वाले हैं गुंडलुपेट। अब गुंडलुपेट जंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको गुंडलुपेट पहुंच के बताता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुंडलुपेट। गुंडलुपेट जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऊटी जाने के वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट रूट एक ही है, पर इसके अलावा भी एक और रूट मिलता है। अगर आप इस जंक्शन को देखें तो यहाँ पर एक रूट राइट की तरफ से जाता है जो कि बेसिकली जाता है वायनाड की तरफ सुल्तान बत्री होते हुए। अब सुल्तान बत्री बहुत एक इंपॉर्टेंट रूट है क्योंकि आप उधर से होते हुए भी ऊटी जा सकते हो। यानी कि आप यहाँ से राइट लोगे, सुल्तान बत्री पार करोगे और वहाँ से वापस आप ऊटी की तरफ बंदीपुर एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व होते हुए जाओगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं यहाँ से सीधे भी जा सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपको बंदीपुर एंट्री कराता है एंड देन मुदुमलाई। तो अभी हम सीधा ही जाएंगे। राइट जाने से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा और वो एक एक्स्ट्रा रूट होगा, बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है सुल्तान बत्री तो आप जा सकते हो। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि लगभग यहीं से शुरू होता है और धीरे धीरे अंदर जंगल और घना होता जाता है। हालांकि एंट्री करने का एक जगह पर आपको एक चार्जेस देना होता है, और जो कि बंदीपुर का एंट्री पॉइंट है। तो ये है बंदीपुर एंट्री करने का ऑफिशियल एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो 20 रुपये हैं कार का वन साइड एंट्री। और इसके अलावा तो शायद और कुछ यहाँ से डिटेल लेते नहीं है। और यहाँ पर पहले ऐसे आपसे कैश लेते थे पर अब फास्टैग लेते हैं। तो अगर आप फास्टैग यूज़ कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। इन फॉरेस्ट रिजर्व को पार करते वक्त कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना है, जैसे गाड़ी को कहीं भी रोकना नहीं है, प्लस कहीं भी गाड़ी से उतरना नहीं है। तो इन रूल्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं हमें कौन से जानवर आज देखने को मिलते हैं। लोगों को ये रूट पार करते वक्त लगभग डियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज़ एंड अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं आज हमें क्या दिखता है।
और ये आ गया बंदीपुर टाइगर रिजर्व का एंडिंग पार्ट, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अब यहाँ से जंगल ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर चेंज हो जाते हैं। यानी कि अब यहाँ से हम तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ एंट्री करेंगे, जिसे हम मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। अब मुदुमलाई एंट्री पॉइंट पे आपके व्हीकल्स का चेकिंग होता है कि आप कहीं अल्कोहल और सम अदर थिंग्स आप कैरी तो नहीं कर रहे हो। वहाँ पर आपको सपोर्ट करना है। दे विल चेक एंड दे विल लेट यू गो। बंदीपुर टाइगर रिजर्व की तरह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ग्रीनी है अभी। एंड आपको मैं एक बात बता दूं, वैसे ये जंगल जो है वो डिवाइड तो टेरिटरी से किया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 जंगल एक साथ हैं, यानी कि वायनाड, देन बंदीपुर एंड मुदुमलाई। ये तीनों जंगल मिले हुए हैं, जिनको 3 स्टेट्स में डिवाइड है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के एंडिंग पार्ट पे, जहां से हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं ऊटी जाने के। एक, अगर आप यहां से लेफ़्ट लें तो आप मसीनागुड़ी होके जा सकते हो, जहां पर आपको 36 हेयरपिन बैंड्स पार करने हैं, जो कि एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप सीधा जाते हो तो आप गुडलूर होके जाओगे, जो कि 20 किलोमीटर ज़्यादा होगी, लेकिन आपके पास 5 से 6 व्यू पॉइंट्स रहेंगे। तो मैं आपको अभी सीधे चलता हूँ गुडलूर की तरफ से 5 से 6 पॉइंट जो है उनके बारे में बताऊँगा, और जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे दिखते हैं। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे गुडलूर। अभी अगर आप सुबह 6-7 बजे निकलते हो बैंगलोर से, तो आपको यहाँ तक आने में लगभग 1 से 1.5 बज जाएगी टाइम, और आपको लंच के लिए भी कोई होटल की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। तो लंच करने के लिए एक अच्छा सा होटल है गुडलूर में, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुडलूर, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, जो कि हम हमेशा जब भी ऊटी जाते हैं तो यहीं पर ही लंच करते हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है। तो आज का जो लंच का जो हॉल्ट है, तो वो है होटल सस्तापुरी,
और यहाँ पर 2 सेक्शंस अलग हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। हमने दोनों ही ट्राई किया, दोनों ही अच्छा है और इसकी पार्किंग भी अच्छी है। तो यहाँ पर आप रुक कर लंच अपना कर सकते हैं एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं टुवर्ड्स ऊटी। लंच करने के बाद अब बारी है वापस ऊटी जाने का। ऊटी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे पार करने में 1.5 घंटे लगेंगे। अब 1.5 घंटे यहाँ इसलिए लगेगी क्योंकि गुडलूर से लगभग आपके जो हिल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ से ड्राइविंग केयरफुली करना है। और नीलगिरीस के जो पर्वत है वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि नीलगिरी के पहाड़ों में, यानी कि कोडाईकनाल या ऊटी, किसी भी पहाड़ में अगर आप जाते हो तो आपको पास की ज़रूरत मैंडेटरी है या नहीं है, तो वो भी हम रूट में देखेंगे आज। तो आप देख सकते हो सामने यहाँ पर चेकिंग पॉइंट है। आई थिंक ये कुछ और नहीं बल्कि आपका जो एंट्री पास है, जो आपको नीलगिरी पर्वत में आने से पहले लेना होता है, ये वही चेकिंग है। अभी मैं कंफर्म करता हूँ वापस जब ये पर चेक हो जाता है। तो मैंने अपना पास वैलिडेट करवाया एंड मुझे एंट्री मिल गई। यानी कि यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको नीलगिरी का जो एंट्री पास है वो लेना मैंडेटरी है। इसके बिना आपको वो लोग रिटर्न कर देंगे। तो बेस्ट यही रहेगा 1-2 हफ्ते पहले ही आप यहाँ का पास बनवा लें। पास बनाने के लिए जो लिंक चाहिए और जो स्टेप्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगा। दरअसल यहाँ से जो ऊटी जाने का रूट है ये बहुत ही सीनिक है और इसके बाद ही आपको, यानी कि गुडलूर के बाद ही आपको ज़्यादातर जो व्यू पॉइंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टी गार्डन, इकोलिप्टस ट्रीज, नीडल रॉक व्यू पॉइंट, पायकारा लेक, पायकारा वाटरफॉल, वेनलॉक डाउन्स 9th माइल शूटिंग, ट्री पार्क, 6th माइल शूटिंग और पाइन फॉरेस्ट ऊटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कवर अप कर सकते हो। अब सारा तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक आइडिया ज़रूर फॉलो कर सकते हो। यानी कि जब आप ऊटी जा रहे हो तो 3-4 अटेंड कर लो। उसी तरह से जब आप रिटर्न आओगे तो 3-4 अटेंड करके चले जाना। इनमें से लगभग जगह को मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, जो कि आप मेरे लास्ट वाले ऊटी के ट्रिप वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 जगह एक्सप्लोर करूँगा, जिनमें से एक है वेनलॉक्स डाउन 9th माइल शूटिंग, दूसरा है ट्री पार्क और तीसरा है पाइन फॉरेस्ट। अब ये बारिश हो रही है तो इस सीज़न में देखना है ये ओपन है या नहीं। अगर ओपन है तो चार्जेस क्या हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ।
अभी जो मौसम है यहाँ पर ना वो पूरा क्लाउडी है, यानी कि पूरे क्लाउड्स जो हैं वो अभी आके चिपक रहे हैं सामने, एंड इसलिए जो विजिबिलिटी है वो बहुत लो हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको लाइट्स ऑन कर देने हैं और ऑन करके ही मतलब चलाना है यहाँ पे, क्योंकि फॉग है ना तो दिख नहीं रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वैनलॉक डाउन्स 9th माइल शूटिंग, और ये शायद अभी बंद है। आई नो, बट क्राउड तो है बट स्टिल बंद है। आई थिंक कुछ काम चल रहा है, तो चलते हैं नीचे और देखते हैं ये सच में बंद है या बाहर से ही गेट लॉक किया गया है। बारिश हो रहा है यहाँ पे, मतलब रुक रहा चल रहा है, एंड ये तो बंद है फिलहाल। तो वैनलॉक डाउन्स तो बंद था। अभी देखते हैं ट्री पार्क का क्या सीन है, एंड आई थिंक ट्री पार्क भी बंद ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लोकल को पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, यही बारिश की वजह से बंद किया गया है। एंड तो ट्री पार्क में रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब ट्राई करते हैं पाइन फॉरेस्ट ऊटी, जो कि पाइकारा लेक जो है उससे पहले ही आता है। तो अभी चलते हैं एंड उसको एक्सप्लोर करते हैं पहले। पहुंच चुके हैं पाइन फॉरेस्ट, और ये वाला ओपन है। आई थिंक बाहर से दिख रहा है, टिकट काउंटर ओपन है एंड दे आर अलाउइंग टू गो इनसाइड। तो अभी कार को पार्क करते हैं कॉर्नर में एंड देन चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर पार्किंग का तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल चार्जेस हैं जिनका कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर पर्सन। ये बेसिकली एक मतलब फाइन फॉरेस्ट का एरिया है, जहाँ पर हिल से नीचे की तरफ आप उतर के जाओगे एंड नीचे घोड़े होते हैं जिन पर आप सवारी करके पूरे जंगल को देख सकते हो। पूरा तो नहीं, जितना भी एक्सेसिबल है। एंड नीचे फोटोग्राफी के भी कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं। अब क्योंकि बारिश हुई है, ये तो पूरा गीला है, मतलब वेट है, एंड पैर भी स्लिपरी हो सकता है। तो आप अगर इस मौसम में आते हो तो थोड़ा केयरफुली नीचे चलना। बाकी अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है नीचे। से जो होटल का डिस्टेंस है वो 10 मिनट्स का है। लगभग हम ऊटी पहुंचने वाले हैं। एंड ये जो ऊटी में जो भी हम होटल लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक है, मतलब कि
आपका जो होटल देखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचने का जो रूट है ना वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो वो आपको थोड़ा चैलेंजिंग कर सकता है। खैर, ये रूट जैसा भी हो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये होटल जो लेक है ऊटी का, उस लेक के पास में ही है। तो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये रूट प्लस वो होटल कैसा है। सो गाइस, अभी हम एंट्री कर चुके हैं ऊटी में और 5 मिनट में होटल भी आ जाएगा। चलते हैं अभी। तो ये हम पहुंच गए हैं होटल, जो कि ठीक इसके लेफ़्ट में सामने ऊटी लेक है। तो आई थिंक लेक का व्यू भी दिखेगा ऊपर से। तो गाड़ी पार्क करते हैं। पार्किंग का स्पेस ठीक ठाक है। आई थिंक एक बार में 7-8 गाड़ियाँ रह सकती हैं। प्लस इनका एक एडिशनल पार्किंग भी है, तो वो उनका हेडेक है। अगर आप आते हो तो पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। तो इस होटल का जो नाम है वो होटल दर्शन है, जो कि आई थिंक 3 स्टार होटल है। और इसके रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे थे जब मैंने चेक किया था। एंड यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस देखा था, तो ये अच्छा लगा था मुझे। अब कैसा है वो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अगला जो पार्ट है उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उस पार्ट में मैं आपको एक स्पेशल जगह पे लेके जाने वाला हूँ, जो कि बेसिकली जो भी लोग ऊटी आते हैं उसको मिस आउट करते हैं। पर वो एक आइटनरी में होना चाहिए। अब सारा जगह हम एक बार में तो घूम नहीं सकते हैं, पर जब भी हम ट्राई करें एक नया जगह जाने के लिए तो वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।